बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं फंडामेंटल एकेडमी के सभी सदस्यों की तरफ से। मैं परमेश्वर मालवीय आज आप सभी के सामने रसायन शास्त्र का तीसरा चैप्टर धातु और अधातु लेकर आ गया हूँ। कहीं ना कहीं इस चैप्टर से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं बोर्ड परीक्षाओं में, और अन्य जितने भी चैप्टर्स हैं केमिस्ट्री के अंदर वो कहीं ना कहीं धातु अधातु को कहीं ना कहीं साथ में लेके ही चलते हैं, क्योंकि जब तक बच्चों का अगर केमिस्ट्री में आप अगर अपना चाहते हैं कि आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट दें, तो उसके लिए आपको धातु अधातु चैप्टर पे अच्छे से कमांड होना आवश्यक है। इसीलिए मैंने सबसे पहले धातु और अधातु चैप्टर को स्टार्ट किया है। आइए चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है धातु और अधातु। इसके प्रयास हम करेंगे कि कहीं ना कहीं बच्चे जब 10वीं कक्षा में आते हैं तो पहले की कक्षाओं की बहुत सी चीज़ों को नहीं जानते हैं, तो क्रैश कोर्स होने के बाद भी मैंने प्रयास किया है कि उन सभी चीज़ों को समायोजित किया जाए, उन सभी चीज़ों को इंक्लूड किया जाए अपने क्लास में, ताकि बच्चे अच्छे से इसके कॉन्सेप्ट को समझ सकें। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि पदार्थ क्या होता है। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं पदार्थ क्या है भाई, बहुत साधारण सी चीज़ है। हर वो वस्तु, जितने भी हम सब जो भी हम देख रहे हैं अपने एटमॉस्फेयर में, जो भी हमारे आसपास की चीज़ें, वो सभी पदार्थ है। पदार्थ का मुख्य गुण क्या होता है? मुख्य गुण होता है कि इसमें आयतन होता ही होता है, भार होता है, यानी ये कुछ स्थान छेकेगा, इसमें कुछ वजन होगा, कुछ ना कुछ इसका वजन होगा, मास होगा, और हम इसे अनुभव कर सकते हैं। जो भी हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियां हैं, आँख है, जीभ है, नाक है, त्वचा है, इससे हम उसे कहीं ना कहीं अनुभव कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें खासकर 9वीं कक्षा में अच्छे से बच्चों को बताई जाती हैं, तो आप लोग समझेंगे कि पदार्थ, तो पदार्थ हमने आपको बताया पदार्थ क्या होता है। वह सभी चीज़ें जो कुछ ना कुछ जगह छेकती हैं, जो कुछ ना कुछ स्थान छेकती हैं, जिसमें भार होता है, और ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हम उसे अनुभव कर सकते हैं, छू के पता कर। जैसे ये पेन, जैसे ये मार्कर, अगर हमने इसे छुआ तो हमें ज्ञानेंद्रियों द्वारा पता चल रहा है कि ये कहीं ना कहीं एक वस्तु है, इसे कहीं रखेंगे तो ये एक स्पेस लेगा, और इसे हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से अनुभव कर सकते हैं। पदार्थों का दो तरह से बाबू वर्गीकरण किया जाता है, एक भौतिक वर्गीकरण, एक रासायनिक वर्गीकरण। क्योंकि हम यहाँ पे रसायन शास्त्र का अध्ययन करें, इसलिए हम भौतिक वर्गीकरण को छोड़ देंगे और रासायनिक वर्गीकरण को समझने का प्रयास करेंगे। तो रासायनिक जो वर्गीकरण होता है, इसमें मुख्य रूप से हम जो सभी पदार्थ हैं उसे पहले दो भाग में बांटते हैं। प्रथम भाग में बांटते हैं शुद्ध पदार्थ को, और दूसरे में बांटते हैं मिश्रण को। देखिए, शुद्ध पदार्थ क्या होता है, फिर शुद्ध पदार्थ को जो है हम बांटते हैं तत्व में, यौगिक में, फिर तत्व को दो भागों में, धात्विक तत्व और अधात्विक तत्व, और यौगिक को बांटते हैं कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। एक मिनट, अकार्बनिक यौगिक एवं कार्बनिक यौगिक। देखिए, सबसे पहले हम जानने का कोशिश करते हैं कि शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं। बाबू, शुद्ध पदार्थ उसे कहते हैं जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है, जिसे अभी तक की ज्ञात किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि से दो या दो से अधिक अलग गुण वाले पदार्थों में नया तोड़ा नहीं जा सकता है। चलिए, इसे बड़े आसान भाषा में हम समझने का प्रयास करते हैं। अगर हम एक लोहे का, जिसका रासायनिक सूत्र Fe होता है, अगर एक लोहे के टुकड़े को हम लें और इसे हम किसी भी विधि से अगर इसे तोड़ने का प्रयास करें, मान लीजिए एक बर्तन में हमने Fe के कण को ले लिया है, लोहे को ले लिया है, और इसे हम किसी भी ज्ञात भौतिक या रासायनिक विधि, जिसका अध्ययन आपने पिछली कक्षाओं में किया होगा, अगर उसे हम इसे तोड़ने का प्रयास करें तो इसके किसी भी कण के अंदर Fe के गुण ही विद्यमान होंगे, उसमें दूसरे गुण वाले किसी भी तत्व का, किसी भी अन्य धातु का या कोई भी चीज का गुण नहीं मिलेगा। यानी तत्व वह शुद्ध पदार्थ है
तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसके किसी भी ज्ञात विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक गुणों में पदार्थ में नहीं तोड़ा जा सकता है, यानी उसके सारे कण एक समान होते हैं। इसे हम कहते हैं शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत आता है यौगिक। शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत आते हैं यौगिक और तत्व। यौगिक, एक मिनट, शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत हम मुख्यतः 2 शुद्ध पदार्थों का अध्ययन करते हैं, एक को हम तत्व और एक को हम कहते हैं यौगिक। तत्व क्या होता है? तत्व वह शुद्धतम पदार्थ है जिसे हम 2 अलग गुण वाले पदार्थों में नहीं तोड़ सकते हैं। याद रखिएगा, यहाँ शुद्ध पदार्थ की हमने परिभाषा पहले बता दी थी कि जिसे किसी भी ज्ञात विधि द्वारा, जो भौतिक और रासायनिक विधि है, उसे 2 या 2 से अधिक गुण वाले पदार्थों में नहीं तोड़ सकते। और तत्व वह शुद्ध पदार्थ है, तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे किसी भी विधि द्वारा हम 2 गुण वाले पदार्थों में नहीं तोड़ सकते। देखिए बच्चों, ये चैप्टर बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। अगर सही मायने में देखें तो ये पूरा का पूरा जो हम लोग समाज में देखते हैं ना कि एक जो पंडित की भूमिका होती है, कहीं ना कहीं रसायन शास्त्र आपको एक पंडित की भूमिका में देखना चाहता है। आप किस तरह से तत्वों की आपस में शादी कराते हैं, किस तरह से उसकी शादी तोड़ते हैं, किस तरह से उन्हें जोड़ते हैं। कहीं ना कहीं लव मैरिज का केस बनता है और कहीं ना कहीं अरेंज मैरिज का केस बनता है। तो ये लव मैरिज और अरेंज मैरिज के बीच में ही धातु अधातु की पूरी कहानी जाती है। इसे हम आगे और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, आप देखते चलें। तत्व को 2 भागों में बांटा गया है। कुछ तत्वों को धात्विक तत्व कहा जाता है और कुछ तत्वों को अधात्विक तत्व कहा जाता है। तत्व को जैसे जिस प्रकार मैंने बताया कि 2 भागों में बांटा गया, धात्विक और अधात्विक। धात्विक उसे कहते हैं वे सभी तत्व जो धातु जैसे गुण रखते हैं। धात्विक मतलब कि इसे हम धातु भी कह सकते हैं नॉर्मल भाषा में। धातु और अ का अर्थ आप सभी जानते हैं, हिंदी में अ का अर्थ होता है नहीं, यानी अधातु। ये सभी 9th क्लास में हम लोग आप सभी ने पढ़ा होगा अच्छे से। चूंकि क्रैश कोर्स है फिर भी मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को बताता चलता हूँ। धातु किसे कहते हैं? वे सभी तत्व जो ऊष्मा और विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड मेटल। और देखिए भाई, अ हमने पहले ही बताया, अ का अर्थ क्या होता है? नहीं, यानी जो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का, यानी ऊष्मा का और विद्युत का अच्छा चालन नहीं करता है, अपने से होके नहीं जाने देता है, उसे क्या कहते हैं बाबू? अधातु कहते हैं। तो बहुत से धातु आप जानते होंगे, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम। तो ये सभी चीजें कहीं ना कहीं आपको थोड़ी बहुत, अब कहे के मतलब ये है, सीधा सा बात ये है कि अगर आपको लड़का लड़की का शादी करवाना है तो आपको वर पक्ष और वधु पक्ष का तो नाम याद रखना ही होगा ना। तो कहीं ना कहीं धातु अधातु के नाम जो है, अगर आप बार बार रिवाइज करेंगे, बार बार आप उसे देखेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको याद हो जाएंगे। तो कहा जा सकता है धातु को आप यही लेके चलिएगा कि ये वर पक्ष है। वर पक्ष और अधुतनी सब क्या है, समझ रहे हैं? यही अधातु है जिससे शादी करेगा, इसे क्या कहेंगे? वधु पक्ष। बहुत ही सरल भाषा में बहुत बच्चा को कहते सुने, भाई रसायन समझ में नहीं आता, ये चैप्टर आज याद करते हैं कल भूल जाते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है। आप अच्छे से अगर नहीं पढ़ते होंगे तो आपको याद नहीं रहता होगा, लेकिन अगर आपने इसे अच्छे से पढ़ा है, इसकी स्टडी की है, तो कहीं ना कहीं ये चैप्टर आपको दिक्कत नहीं करेगा। फोन आ रहा है क्या किसी का? नहीं, देखा हो तो कहते हैं कि धात्विक और अधात्विक हमने बताया, वर पक्ष और वधु पक्ष। पूरा का पूरा मैं जैसे पहले बता चुका हूँ, लव मैरिज एंड अरेंज मैरिज।
लव मैरिज अरेंज मैरिज, लव मैरिज अरेंज मैरिज, ज़्यादातर समझिए लव मैरिज का खेल हो रहा है और कहीं कहीं अरेंज मैरिज का भी खेल होता है। क्या होता है, कैसे होता है, हम बता रहे हैं आपको। अच्छा आगे देखिए, इसमें तो कुछ आपको नाम याद रख लेंगे। अच्छा यौगिक किसे कहते हैं, देखिए यौगिक क्या है, तो यौगिक भी एक शुद्ध पदार्थ है जिसका कोई ना कोई आपका 2 या 2 से अधिक तत्वों के समान मिश्रण से मिलकर बना होगा, निश्चित मात्रा में मिलाते हैं। और यौगिक को आप कभी भी तोड़ेंगे तो जो यौगिक का गुण है उसी गुण के अंतर्गत वो टूटेगा, उसमें से भी आपको अलग गुण, यानी एक यौगिक के जितने अणु होंगे, बात समझने का प्रयास कीजिएगा, एक अणु के जितने यौगिक होंगे वो सभी एक समान गुण प्रदर्शित करेंगे, उसे भी 2 आप अलग अलग गुण वाले पदार्थों में नहीं तोड़ सकते हैं। जैसे देखिए, बताने का प्रयास करें बाबू, समझने का प्रयास करिएगा। H2O समझ रहे हैं ना, समझ ही रहे होंगे, रोज ही पीते हैं पानी। तो यहाँ क्या है भैया, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया है। हाइड्रोजन जो होता है ये खुद जलता है, ऑक्सीजन जो होता है वो जलने में सहायता करता है, लेकिन जब दोनों मिल जाते हैं तो ये पानी बन जाता है भैया, पानी, वाटर, ये पानी बन जाता है। और पानी क्या होता है समझ रहे हैं ना, आग को बुझा देता है। यानी 2 तत्व जो हैं, धातु अधातु हो सकते हैं, अधातु अधातु हो सकते हैं, धातु धातु हो सकते हैं, मिलके यौगिक का निर्माण करते हैं। और यौगिक क्या होगा कि इसके भी एक यौगिक के सभी अणु आपस में समान होंगे, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसे कहीं तोड़ेंगे तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के ही आपको अलग अलग जो होंगे कण मिलते चले जाएंगे। अच्छा, और यौगिक को ज्यादा अंदर हम नहीं जाएंगे, 2 भागों में मुख्यतः बांटा गया है, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक वे यौगिक होते हैं जिसमें कार्बन जुड़ा होता है, यानी जिसमें कार्बन से किसी न किसी तत्व की शादी हुई होती है, उसे हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं। और अकार्बनिक, अ का अर्थ हमने पहले भी बताया था, नहीं होता है, यानी वही सभी यौगिक जो कार्बनिक नहीं होंगे वो क्या होंगे, अकार्बनिक, यानी इसमें कार्बन नहीं होगा। ये जब आप कार्बन चैप्टर पढ़ेंगे तो इसका और अच्छे से आप इस चीज़ को समझेंगे कि कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक क्या होता है। चलिए बाबू आते हैं चैप्टर के मुख्य बिंदुओं पर। इस वर्ष इन सभी बिंदुओं से प्रश्न आने की प्रबल संभावना है। तो आइए देखते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं हमें क्रैश कोर्स के अंतर्गत उन सभी बिंदुओं को शामिल करना होता है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से आप लोगों के लिए आवश्यक है, क्योंकि जब तक आप प्रॉपर पूरा चैप्टर नहीं पढ़ेंगे आपको हर चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। लेकिन मेरा पूरा प्रयास रहेगा, हमारी टीम का पूरा प्रयास है कि आप सभी बिंदुओं को अच्छे से समझें और अच्छे से लिख के अच्छे नंबर प्राप्त करें। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि धातु का संचारण क्या होता है। देखिए, धातु का संचारण, धातु को अलग कर दीजिए और संचारण को अलग कर दीजिए। भाई देखो यार, बहुत साधारण सा चीज़ है, संचारण कुछ नहीं है, कोई भी वस्तु है अगर वो परत दर परत करके खत्म हो रही है, उसका नाश हो रहा है, यानी वो पूरा का पूरा बिला रहा है, नॉर्मल भाषा में आपको बता रहे हैं, पूरा बिला रहा है, तो उसका संचारण कहते हैं। अगर लकड़ी है, दीमक लग गया है और परत दर परत करके वो पूरा खत्म हो रहा है, वो पूरा का पूरा गायब हो जाएगा एक समय आने के बाद, तो हम कहेंगे कि लकड़ी का संचारण हो रहा है। उसी तरह अगर हम धातु परत दर परत करके खत्म होते जा रही है, एक समय के बाद वो पूर्णतः खत्म हो जाएगी, तो क्या होगा भैया, धातु का संचारण होगा। ये बहुत ही मुख्य बिंदु है, इससे 2 नंबर में भी प्रश्न आते हैं और 5 नंबर में भी प्रश्न आते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ लिखने का तरीका आप बदलेंगे। 2 नंबर में आप 20 से 30 शब्दों में लिखेंगे, वहीं आप अगर ये आपसे 5 नंबर में अगर पूछ लेता है या 7 नंबर में अगर आपसे पूछ लेता है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में अगर पूछता है, तो आप अच्छे से पूरा बताएंगे कि धातु का परत दर परत उसका विनाश होना, उसका खत्म होना, उसे संचारित उसका कोरोजन होना संचारण कहलाता है। देखिए, 10वीं कक्षा में मुख्य रूप से जो है हम लोग 2-3 धातुओं का संचारण पढ़ते हैं, जिसमें लोहा और कॉपर, ये मुख्य है।
इस वर्ष की ज्यादा संभावना है कि लोहा का संचारण आपसे पूछ देगा। और लोहा का जो संचारण होता क्या है बाबू, संचारण को समझने का प्रयास कीजिएगा, किस तरह से लोहा का संचारण होता है। कहता है, ये प्रश्न बार बार हर साल लगभग पूछा है कि संचारण क्या है। तो संचारण क्या है, धातु का परत दर परत खत्म हो जाना संचारण कहलाता है। ये कैसे होता है, इसके लिए दो चीजें आवश्यक हैं। एक है वायु यानी हवा, और दूसरा है जल वाष्प। देखिए, अगर इस दोनों की उपस्थिति नहीं होगी तो आपके धातु का संचारण नहीं होगा, यानी वो खत्म नहीं होगा, वो समाप्त नहीं होगा। यानी कहीं ना कहीं आपको दोनों की आवश्यकता पड़ेगी, वायु भी होना चाहिए, जल वाष्प भी होना चाहिए। अगर एक को हटा देते हैं तो भी आपका धातु का संचारण नहीं होगा। इसके लिए बहुत ज़्यादा अधिकतर बार एक एग्जाम्पल दिया जाता है कि अगर एक लोहे की कील है, इस कील को एक परख नली में अगर हम रख दें, हाँ, एयर टाइट परख नली होना चाहिए, और इसमें सिर्फ एयर हो, O2 हो, तो ये संचारित नहीं होगा। अगर इसमें सिर्फ जलवाष्प है, O2 नहीं है, तो भी संचारित नहीं। यानी हमें कहीं ना कहीं वायु भी चाहिए, जलवाष्प भी चाहिए, दोनों अगर मिलेंगे तभी जो आपका धातु है उसका संचारण संभव होगा। देखिए, ये जंग का सूत्र है, इसे याद कर लीजिएगा। फेरिस ऑक्साइड बनाएगा आपका। क्या होता है, जब ऑक्सीजन और जलवाष्प संयोग कर लेता है, किससे भैया, किससे करता है, अभी बताए हैं, किससे, आयरन से, Fe से। Fe का याद रखिएगा, कुछ धातु आपको याद होने चाहिए। चलिए मैं क्लास में आपको बता दूंगा, उतने धातु अगर आप याद रखते हैं तो बहुत अच्छा। तो कहीं ना कहीं संचारण आपको क्लियर हो गया कि संचारण किसे कहते हैं, परत दर परत धातु का, या जब हम धातु का संचारण पढ़ेंगे तो धातु का या अन्य किसी चीज का परत दर परत होके खत्म हो जाना, समाप्त हो जाना संचारण कहता है। आप जितने सरल भाषा में लिखेंगे, एग्जामिनर को भी समझने में कि बच्चे ने अपने भाषा का प्रयोग किया, आप किताबी भाषा से प्रयास करें कि दूर हटे, ताकि आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। इस तरह से आपका धातु का संचारण खत्म होता है। दूसरा टॉपिक आता है संयोजकता। देखिए, संयोजकता क्या होता है, बहुत ही आसान चीजें होती हैं। देखिए, संयोजकता का सीधा सीधा अर्थ होता है क्षमता। जैसे मान लीजिए आप कि खाना खाने की, क्या खाने में आपके रोटी खाने की कितनी क्षमता है, 4 रोटी, 5 रोटी, 10 रोटी। यदि आपको कहा जाए कि नहीं आज आपको 50 रोटी खाना है, तो क्या होगा, या तो आपकी तबीयत खराब होगी, या तो फिर आपका संचालन शुरू हो जाएगा, यानी आप खत्म हो जाएंगे। तो उसी तरह संयोजकता भी है। संयोजकता क्या होती है कि किसी भी तत्व में याद रखिएगा, धातु या अधातु, जब वो दूसरे तत्व से किस प्रकार से जुड़ता है, याद रखिएगा। संयोजकता होता है कि कोई धातु अधातु किसी दूसरे तत्व से जब जुड़ता है तो क्या करता है, वो या तो इलेक्ट्रॉन लेता है, या तो इलेक्ट्रॉन देता है, या तो इलेक्ट्रॉन का साझा करता है। और यही क्षमता, यानी किसी भी तत्व की वह क्षमता जिसके द्वारा वो दूसरे तत्व से जुड़ता है और नए यौगिक का निर्माण करता है, नया पदार्थ बनाता है, उसी क्षमता को संयोजकता कहते हैं। यानी यदि आप भाषा में इसे लिखेंगे तो संयोजकता क्या है, संयोजकता वह है, वह इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जिस इलेक्ट्रॉन को लेके, देके या संयोजन करके कोई तत्व अपना बॉन्ड बनाता है, एक नए तत्व का निर्माण करता है, उसे हम संयोजकता कहते हैं। अच्छा देखिए, इसके आगे जो हम जानना था धातु और अधातु में अंतर। देखिए कहीं ना कहीं ये चीज जो है ये 9वीं कक्षा में पढ़ने की चीज है, लेकिन फिर मैं आपको बता देता हूँ। धातु क्या, मैंने शुरुआत में ही आपको बता दिया था, वो वर पक्ष वाला जो आप मैटर आप देख ही रहे होंगे, बता चुके हैं आपको पहले ही। धातु क्या है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत और उष्मा का अच्छा चालन करता हो उसे क्या कहेंगे, धातु कहेंगे। और भी बहुत सा गुण है, जैसे धातु को अगर आप पीटेंगे तो उसका आप चादर बना सकते हैं, धातु का अगर आप तार बनाना चाहें, तन्य होता है तो आप तार भी बना सकते हैं। आधातुवर्ध होता है, अगर आप उसे चादर बना सकते हैं। आधातुवर्ध होता है, उसमें ध्वनिक भी होता है। जैसे धातु को अगर आप बजाने का प्रयास करेंगे उससे तो ऐसे टन झन की आवाज आएगी उसमें से। वही जो प्रॉपर्टी आपको धातु में है, ठीक वही प्रॉपर्टी अधातु में नहीं है। इसीलिए हमने पहले ही बताया कि अ लगा दिया गया, यानी कि क्या, वे सभी गुण जो धातु में नहीं पाए जाते हैं
वे सभी गुण जो धातु में नहीं पाए जाते हैं उन सभी तत्वों को अधातु कहेंगे। अच्छा आगे देखिएगा, धातु को नॉर्मली क्लियर हो गया। इसमें कुछ कभी कभी भौतिक और रासायनिक गुण पूछता है, तो इस साल ज्यादा उम्मीद है कि भौतिक गुण आपसे पूछ लेगा। तो भौतिक गुण में आप यही सब गुण लिख देंगे कि जो धातु होता है वो ध्वनिक होता है, उसमें से अगर आप उसे पीटेंगे तो उससे टंझन की आवाज आएगी। आधात वर्ध होता है, यदि आप पीटेंगे तो उसका चादर बना सकते हैं। वो हीट का यानी ऊष्मा का अच्छा चालन करता है और वो विद्युत का भी अच्छा चालक होता है। इतना अगर आप लिख देंगे अच्छे से, अगर आप बाइफैब्रिकेट करके इस तरह से आप लिख देते हैं और इधर धातु और इधर धातु देंगे तो एग्जामिनर को ये अच्छे से क्लियर हो जाए कि बच्चे ने धातु और अधातु को अच्छे से समझा है और वो आपको अच्छे नंबर देगा। अच्छा अगला टॉपिक देखते हैं, रासायनिक बंधन। देखिए क्या होता है भैया रासायनिक बंधन। अच्छा बंधन तो समझ ही रहे हैं, वो शुरू से देखते आ रहे हैं। जैसे समाज में जो शादी विवाह कर दिया जाता है तो क्या होता है, वो वैवाहिक बंधन होता है। उसी प्रकार से अगर और भी बहुत सी चीज़ों जब देखिए कोई व्यक्ति जब पार्टी को ज्वाइन करता है तो पार्टी बंधन हो जाता है। तो ऐसे ही जब दो या दो से अधिक तत्व जो आपस में संयोग करते हैं तो इसी संयोजन की विधि को हम रासायनिक बंधन कहते हैं। याद रखिएगा, दो या दो से अधिक तत्व आपस में जब संयोग करते हैं और इसी संयोजन की जो प्रक्रिया होती है उसे हम रासायनिक बंधन कहते हैं। अच्छा ये रासायनिक बंधन किस तरह से बनते हैं, तो रासायनिक बंधन जो बनते हैं वो मुख्यतः दो प्रकार से बनते हैं। जब अगर आप और इसके डिप्थ में जाएंगे तो और भी बहुत से बंधन ऐसे बनते हैं जो आगे की कक्षाओं में आप सीखेंगे, लेकिन मुख्य रूप से आपको जानना है आयनिक बंधन और सहसंयोजन बंधन। देखिए आयनिक बंधन वो बंधन होता है जो आयन के बनने से होता है, यानी इसमें क्या होता है कि या तो धातु और अधातु इलेक्ट्रॉन लेगा या तो इलेक्ट्रॉन देगा। यानी अगर एज ए एग्जांपल अगर हम बात करें तो हम देख सकते हैं सोडियम ले लीजिए और कार्बन ले लीजिए। देखिए आयनिक बंधन जनरली जो होता है वो धातु अधातु के बीच में बनता है, इसे नोट कर लीजिएगा कहीं पर। अच्छा देखिए सोडियम की जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है 1 और कार्बन की जो संयोजकता होती है 4। देखो भाई कुछ नहीं करना है, ये आपने सीखा है और नहीं सीखा होगा तो आप पहले चैप्टर में इसे आप सीखेंगे। देखिए सोडियम पर कार्बन की संयोजकता चढ़ा दी जाती है। देखो भाई यहाँ 4 आ जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा भैया, देख लो, और यही नया चीज बन जाएगा NaC। और Na के पहले क्या भाई, तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है 4 होती है और चूंकि 1 लिखा नहीं जाता है तो ये आपका बन गया एक आयनिक बंधन सोडियम कार्बाइड। याद रखिएगा एक ट्रिक आपको मैं बताता हूं, ट्रिक हॉट ट्रिक है भाई, याद रखना थोड़ा। जब भी धातु प्रयास करिएगा, मैं अभी बता रहा हूं, फिर मैं जब इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ाऊंगा तो फिर मैं हर चीजों को और डिटेल में बताने का प्रयास करूंगा। जब भी धातु किसी अधातु से रिएक्शन करता है, जब भाग लेता है और उसका जो नामकरण होगा उसके प्रोडक्ट का, उसके लास्ट में इड लगता है, उसके नाम में इड लगता है। इड इसको गोट जाइएगा, याद कर जाइएगा। यानी सोडियम था, कार्बन से रिएक्शन किया और इड लग जाएगा तो सोडियम कार्बाइड। इसी तरह अगर कैल्शियम करेगा तो कैल्शियम कार्बाइड, अगर इसी तरह आपका पोटेशियम करेगा तो पोटेशियम कार्बाइड। अगर किसी दूसरे से धातु से करता है, अगर क्लोरीन से करेगा तो क्लोराइड, ब्रोमीन से करेगा ब्रोमाइड, हाइड्रोजन से करेगा हाइड्राइड। इस तरह से ये नाम रखा जाता है। चलिए, तो रासायनिक बंधन दो तरह के होते हैं, हमने एक बता दिया कि एक होता है आपका आयनिक बंधन। इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, या तो तत्व इलेक्ट्रॉन लेते हैं या तो इलेक्ट्रॉन देते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं या तो इलेक्ट्रॉन को कवर करते हैं, लेते हैं। अच्छा आगे देखिएगा, दूसरा जो होता है इसका प्रकार
रासायनिक बंधन का वो होता है सहसंयोजन बंधन। इसमें क्या होती है, इलेक्ट्रॉन लेने देने की प्रक्रिया नहीं होती है मित्र। इसमें क्या होता है कि साझेदारी करते। कभी कभी आपने व्यापार में देखा होगा कि दो या दो से अधिक लोग, अगर मान लीजिए हमारे पास पैसा है और अगला जो है उसके पास पैसा नहीं है लेकिन उसके पास जमीन है, तो वो दोनों आपस में साझेदार हो जाते हैं और वहां पर कोई एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं और दोनों आपस में व्यापार को बढ़ाते हैं। तो ये दोनों लोग आपस में क्या कहलाएंगे भैया, साझेदार कहलाएंगे। तो इसी प्रकार जो है अगर अधातु के बीच या धातु जो भी हो, आपको हमने पहले ही बताया कि कभी भी जो बॉन्ड बनेगा, जो रासायनिक बंधन बनेंगे, वो अगर इलेक्ट्रॉन के शेयर से बनेंगे। इलेक्ट्रॉन ना यानी कि क्या, जो आयनिक बंधन जहां नहीं बनेंगे वहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लेके या इलेक्ट्रॉन देके या नहीं होगा, यहां पर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी तो इस प्रकार से जो भी आपका बंधन बनता है उसे सहसंयोजक बंधन कहते हैं। सहसंयोजक बंधन आगे की कक्षाओं में जब आप पढ़ेंगे तो ये मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। खैर अभी उसे हम छोड़ेंगे यहाँ पर। और अगला टॉपिक है आपका धातु कर्म। देखिए धातु कर्म क्या होता है, बहुत ही आसान सा चीज है। प्रकृति में जितने भी धातु पाए जाते हैं, जिस प्रकार हम उसे उपयोग करते हैं वो उस आधार में, उस गुण में नहीं पाए जाते, वो कहीं ना कहीं पाए जाते हैं अयस्क के रूप में। याद रखिएगा, अयस्क अयस्क के रूप में पाए जाते हैं। अयस्क के रूप में पाए जाते हैं, काफी ठोस होते हैं। अयस्क जो भी मिलते हैं खासकर खदानों से मिलते हैं या किसी पहाड़ी क्षेत्र से मिलते हैं, तो अयस्क कहीं ना कहीं जगह तो ठोस होते हैं और वो उनका शुद्धतम रूप नहीं होता है। तो उन्हीं अशुद्धता यानी किसे भैया, अयस्क से धातु प्राप्त करने की जो विधि होती है उसी को हम धातु कर्म कहते हैं। तो इसके आगे के जो बिंदु होंगे उसे मैं दूसरे वीडियो में आपके साथ रखूंगा। अभी तक के लिए इतना ही। तो चलिए आप सभी का फिर से मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं अपने अगले वीडियो में और इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। जय हिंद,